कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग 100 साल कैसे जी लेते हैं और वो भी खुश होकर मुस्कुराते हुए? अगर हाँ, तो आपको जानना होगा जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों का राज। वो राज है इकिगाई, एक ऐसा जापानी शब्द जो कहता है हर इंसान के जीवन का कोई मकसद होता है, बस जरूरत है उसे ढूंढने की। जापानीज लोग कहते हैं कि इकिगाई हम सबके पास है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे ढूंढ चुके हैं और कुछ लोग इसकी राह में हैं। हालांकि वो उनके अंदर पहले से ही मौजूद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इकिगाई होता क्या है। अगर मैं सिंपल से सिंपल शब्दों में कहूँ तो वह वजह जिसकी वजह से आप हर सुबह उठते हैं। अगर आपको अपना इकिगाई ढूंढना है तो आपको 4 सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। पहला सवाल है, आपको वो काम ढूंढना पड़ेगा जो करना आपको पसंद हो। दूसरा सवाल है, आपको वह काम ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप अच्छे भी हों। तीसरा सवाल है, उस काम की दुनिया को जरूरत भी हो। और चौथा सवाल है कि क्या आप उस काम को एक रोजगार में बदल सकते हैं, क्या आप उससे पैसे कमा सकते हैं। जब आप इन चारों सवालों का जवाब ढूंढ लेंगे तब आप अपनी इकिगाई तक पहुंच जाएंगे। ऑथर हमें इकिगाई के बारे में समझाने के लिए जापान के एक द्वीप ओकिनावा पर ले जाते हैं, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल तक जीने वाले लोग रहते हैं। ये लोग न सिर्फ ज्यादा जीते हैं बल्कि बेहतर और खुशहाल जिंदगी भी जीते हैं। उनकी लंबी उम्र का राज न सिर्फ हेल्दी खाना और एक्सरसाइज है बल्कि उनका इकिगाई है। वे हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें भीतर से खुशी देता है, चाहे वो बागबानी हो, मछली पकड़ना हो, बच्चों को कहानियां सुनाना हो। इस चैप्टर में हमें सिखाया जाता है कि अगर हमें लंबा और अर्थपूर्ण जीवन जीना है तो हमें अपना इकिगाई ढूंढना ही होगा, यानी वे काम जो हमें जिंदा दिल महसूस कराए। इकिगाई हमारे जीवन में सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस के साथ साथ जीवन जीने की वजह भी लाता है। यही एक कारण है कि जापानी लोग रिटायरमेंट नहीं लेते, वे अंतिम समय तक काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका काम सिर्फ एक काम नहीं बल्कि उससे कहीं बढ़कर है, जो उन्हें सच में खुशी देता है। एक नेशनल ज्योग्राफी रिपोर्टर जिनका नाम डैन था, वो जापान को बहुत अच्छे से समझते थे। उनका कहना था कि जापानीज लोगों की लाइफ में पर्पस होना इतना ज़रूरी है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि वहाँ के लोगों में रिटायरमेंट का आइडिया भी एग्जिस्ट नहीं करता। इसके बाद ऑथर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हुए कहते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का एहसास ही नहीं होता। जैसे आप कुछ पेंट कर रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, गिटार बजा रहे हो या कोई काम कर रहे हो जो आपको बहुत पसंद है और आपको ये ध्यान नहीं रहता कि कब दिन से रात हो गई। अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपने फ्लो की अवस्था को छू लिया है, और यही इकिगाई की किताब का एक बेहद सुंदर और गहरा हिस्सा है, गोइंग विद फ्लो। फ्लो का मतलब है ऐसी स्थिति जहां हम किसी काम में पूरी तरह से खो जाते हैं, हमारा ध्यान पूरी तरह उस काम में लग जाता है और हमें ना भूख लगती है, ना प्यास, ना ही कोई चिंता सताती है। उस समय हम ना भविष्य की सोच रखते हैं ना अतीत की, बस उस एक पल में जी रहे होते हैं। इकिगाई के लेखक हमें बताते हैं कि फ्लो एक ऐसी स्टेट है जो इंसान को सबसे ज्यादा मानसिक शांति और खुशी देती है। फ्लो तभी आता है जब आप किसी ऐसे काम में लगे होते हैं जो ना बहुत आसान हो ना बहुत मुश्किल हो, बस इतना कि आपको थोड़ा प्रयास करना पड़े और आपकी स्किल को चुनौती मिले। साथ ही वे काम आपको सच में पसंद आना चाहिए। उदाहरण के लिए, किसी को लिखना पसंद है तो जब वे दिल से लिखता है तो फ्लो में आ जाता है। किसी को खाना बनाना पसंद है तो वो रेसिपी में डूब जाता है। फ्लो एक तरह का मेडिटेशन बन जाता है, लेकिन आंखें बंद करके नहीं बल्कि पूरी चेतना के साथ कुछ रचते हुए। जापान के ओकिनावा के लोग जिनकी जिंदगी पर यह किताब आधारित है, फ्लो को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में ढूंढ लेते हैं। चाहे वो बागवानी हो, लकड़ी से खिलौने बनाना हो, चाय बनाना हो, वो हर चीज को पूरी प्रेजेंस और ध्यान से करते हैं। उनके लिए काम सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि आनंद का एक जरिया है।
और शायद यही वजह है कि वे लोग ना केवल लंबा जीते हैं बल्कि खुश और संतुलित जीवन भी जीते हैं। हमारे आज के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन, ये सब हमें फ्लो में जाने से रोकते हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें, अपने दिल का काम ढूंढें, उसे बिना रुकावट के करें और खुद को उस पल में झोंक दें, तो हम भी उसी फ्लो को पा सकते हैं जहां इकिगाई छिपा है। ऑथर इस किताब में ऑप्टिमल एक्सपीरियंस के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ये वह पल है जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि हर चीज़ अर्थपूर्ण लगती है। ना टाइम का होश रहता है, ना थकान महसूस होती है। यही फ्लो की असली गहराई है, जब काम खुद एक आनंद बन जाता है। जितने ज़्यादा ऐसे पल होंगे, उतना ही ज़्यादा आपका जीवन संतुलित और खुशहाल होगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्लिफोर्ड द्वारा की गई स्टडी बताती है कि हमारी जनरेशन एक ऐसी बीमारी से जूझ रही है जिसे वे नाम देते हैं एपिडेमिक ऑफ मल्टीटास्किंग। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मल्टीटास्किंग को एक टैलेंट समझा जाता है, लेकिन इकिगाई की किताब इसे एपिडेमिक ऑफ मल्टीटास्किंग बताती है। लेखक कहते हैं कि इंसानी दिमाग एक समय में सिर्फ एक काम पर सही तरीके से ध्यान लगा सकता है। जब हम एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए मेल चेक करना, खाना खाते हुए सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, तो हमारा फोकस बढ़ता है, गलतियां बढ़ती हैं और दिमाग थकने लगता है। इससे धीरे धीरे तनाव और बेचैनी और असंतोष बढ़ता है। जापान के दीर्घायु लोग हर काम को शांति और ध्यान से करते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। इकिगाई सिखाता है कि सिंगल टास्किंग ही असली कुंजी है। एक समय में एक काम करें, पूरे मन और दिल से। यही तरीका न केवल ज़्यादा सेटिस्फाइंग बल्कि हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी वरदान है। स्टीव जॉब्स, जिन्हें हम विजनरी लीडर, इनोवेटर के रूप में जानते हैं, उनके बारे में लेखक बात करते हुए कहते हैं कि उनकी सोच पर जापान और जेन फिलॉसफी का गहरा असर था। स्टीव जॉब ने अपने जीवन का एक अहम मोड़ पर जापान की यात्रा की, जहां उन्होंने सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि सादगी और माइंडफुलनेस की कला में डूब जाने को महसूस किया। जैन मंदिरों में उन्होंने सीखा कि कैसे कम चीज़ों में ज़्यादा गहराई हो सकती है, और यही सोच उन्होंने एप्पल के प्रोडक्ट्स में उतारी। आईफोन या मैकबुक की डिज़ाइन देखें तो सब कुछ मिनिमल, डिस्ट्रैक्शन फ्री और पर्पसफुल लगता है। जॉब्स का मानना था कि जब आप किसी काम को पूरी श्रद्धा और ध्यान से करते हैं तो वह सिर्फ एक टास्क नहीं रहता, वो एक आर्ट बन जाता है। यही बात इकिगाई भी बहुत गहराई से हमें समझाती है कि अपने जीवन का मकसद खोजिए, उसे जीने में पूरा मन लगाइए। स्टीव जॉब्स की जापान की यात्रा हमें सिखाती है कि भीतर की शांति और स्पष्टता ही सच्चे इनोवेशन की जड़ है। अंत में ये किताब बात करती है आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में। इकिगाई किताब में आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। ये सिर्फ लंबी उम्र की बात नहीं करती, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीने की बात करती है जो शांति, संतुलित और खुशियों से भरी हो। जापान के ओकिनावा जैसे गांव में लोग बहुत साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन वह हर दिन पूरा जीते हैं, हर काम ध्यान से करते हैं और हर रिश्ते को संजोकर रखते हैं। उनकी सुबह जल्दी होती है, खाने में ताजगी होती है, वो शरीर को रोज हरकत में लेते हैं और दिल से जुड़े लोग उनके आसपास रहते हैं। किताब हमें सिखाती है कि जीने की कला का मतलब काम, आराम, रिश्ते और उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाना है। इसमें कोई एक जादू की ट्रिक नहीं है, बल्कि छोटे छोटे चॉइसेस हैं जो हम रोज करते हैं, जैसे अपने शरीर का ख्याल रखना, सादा खाना खाना, वक्त पर सोना, दोस्तों से जुड़ना और सबसे जरूरी ऐसा काम करना जो हमें दिल से पसंद हो। यही छोटे डिसीजन मिलकर एक बड़ी और सुंदर जिंदगी बनाते हैं। इकिगाई हमें याद दिलाता है कि जिंदगी दौड़ नहीं है, बल्कि एक कला है जिसे ध्यान, धैर्य और दिल से जीने की जरूरत है। सच कहें तो इकिगाई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है जिसमें आप धीमी लेकिन स्थिर जिंदगी जीते हैं, कभी रिटायर नहीं होते हैं और हर दिन एक उपहार की तरह जीते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ का मकसद ढूंढ रहे हैं तो इस किताब से बेहतर गाइड आपको शायद ही मिले।